तो आज हम उन दोनों बुक्स की बात करने वाले हैं जहां से नीट का पेपर मोर देन 99% यूजुअली आ जाता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। सो गाइज, हमें भी पता है इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमारे स्पेशली बायोलॉजी के नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, हमारी 11th की बुक, 12th की बुक। तो ये जो दो पतली पतली बुक्स होती हैं यही हमारा बायोलॉजी का जो 360 का स्कोर होता है वो डिसाइड करती हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं बाहर से, एक आधा क्वेश्चन पूरा बाहर से, अदरवाइज मैक्सिमम जो बाहर वाले क्वेश्चन भी है उसमें से एक पार्ट होगा जो एनसीईआरटी के बाहर का है और 5 पार्ट होंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग में 5 पार्ट होंगे कि जो आपके एनसीईआरटी से हैं। तो अगर आपको 5 पता है तो आप वो छठा भी मार्क कर सकते हैं आराम से और अपना सही आंसर टेक कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं ये दो बुक्स। अगर आपने इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपका नीट में बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कहीं नहीं जा रहा होता है। फिर भी बच्चों, हमें पता है कि बहुत सारे आप में से स्ट्रगल करते हैं इन दो बुक्स को अच्छे से पढ़ना, इन दोनों बुक को अच्छे से मेमोराइज करना, समझना, इनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो प्रॉब्लम आखिरकार क्यों आती है और उसे सॉल्व कैसे करें, वो सब हम आज के सेशन में देखेंगे। सो गाइस, फटाफट से हम आज का ये सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्वियसली रूट कॉज प्रॉब्लम ही देखेंगे ना, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार आती क्यों है और कहाँ आती है। तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें बच्चों, तो 99% बच्चों को जो नीट हमारी एनसीईआरटी है वो इतनी ज्यादा लाइट लगने लगती है कि हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम हमारे मॉड्यूल्स, हमारे सप्लीमेंट्री बुक्स पे इतने ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि हमारी एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट गलती वही है, वो कभी भी नहीं करनी है। उसके अलावा हमें पता है कि हाँ ठीक है, कोई बुक है तो बचपन से आदत रही है कि बुक का जो पैराग्राफ है, बीच का टेक्स्ट है वो पढ़ लिया, बाकी चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट बाकी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पैराग्राफ पढ़ने लग गए अपनी नीट के लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी का, तो चीजें नहीं होनी है। इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं बच्चों, समरी से आते हुए, टेबल से आते हुए, हर एक सिंगल वर्ड, हर एक चीज जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में, हर एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन अच्छे से याद होना चाहिए। तो वो चीज सबसे पहले अपने दिमाग में आप सेट कर ले। उसके अलावा हम इनफ रीडिंग्स नहीं लेते हैं। बचपन से आदत रही है कि हाँ एक बुक है, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, इससे ज्यादा क्या पढ़ना है, बुक ही है ना। बट हम ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि किसी बुक को हमें लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद रखना है तो वो 1 या 2 रीड से पॉसिबल नहीं है। एक टॉपर यूजुअली 7 से 8 बार एनसीईआरटी की रीडिंग्स लेता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने 15-15 बार एनसीईआरटी पढ़ते हुए देखा है। तो आपको यही चीज करनी है कि मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है, मल्टीपल आपको रिविजन लेने हैं, ताकि आपको हर एक चीज वर्ड बाय वर्ड याद रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हाँ उसके हम आखिरकार ये सब कर कैसे सकते हैं, पॉसिबल कैसे होगा कि हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े और एक 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर लाएं। तो बच्चों, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ रीडिंग्स आपको लेनी होंगी। चाहे आप 1 बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, हर बार आपका अटेंशन 100% रहना चाहिए रीडिंग के टाइम पे। कभी भी आपको इधर उधर खोकर अपने ख्यालों में मिस नहीं कर देनी है कोई चीज। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी को। उसके अलावा जैसे कि हमने बोला कि बहुत बार आपको रीडिंग्स लेनी है, मल्टीपल रीडिंग्स आपकी होनी चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आपको 7 से 8 बार पढ़ना है, 3 से 4 बार में आपका हो जाएगा। बट हाँ, जब तक आपको फिंगर टिप्स पे अपनी एनसीईआरटी नहीं हो जाए तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। उसके अलावा मेन फोकस आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, बायो के लिए मॉड्यूल्स, सप्लीमेंट्री, ये सब एक बारी के लिए साइड में रख दो। जब तक आपकी एनसीईआरटी आपको 100% डन नहीं हो जाती, आप इसी एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। एक बार आपको लगता है कि हाँ 100% एनसीईआरटी मुझसे हो गई है, तो आप इधर उधर भटकने नहीं चले जाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर ही जो हमने छोटी सी लाइन लगाई है, मतलब ये जो येलो सर्कल वाले हैं, ये है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, और उससे थोड़ा सा, इतना सा ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर हम करना चाहें एक्स्ट्रा तो इतना सा ज्यादा कर लेंगे। ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाना है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं, जो इंक्लाइन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वही पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिए हुए हैं और उसके अलावा पीवाईक्यू थोड़े बहुत बाहर से आए हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट हमें बाहर से करने हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है।
अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारी एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, तो आखिरकार आपको कैसे चीजों से डील करना चाहिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है। आपको सबसे पहले पढ़ते टाइम बायोलॉजी नीट के लिए लेक्चर्स देखने हैं बच्चों। अब एनसीईआरटी हमें इतनी पतली सी बुक लगती है, बट इतनी ज्यादा इसकी लैंग्वेज ट्वीक्ड है, इसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है, चीजें इधर उधर बिखेरी हुई है। हम बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर देख लें, हम एवोल्यूशन का चैप्टर देख लें, बायोटेक देख लें, एक चीज यहाँ दी हुई है, दूसरी चीज वहां मिलेगी। कुछ भी रिलेट करके एक साथ कंसाइज मैनर में आसान करके आपको नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो सब आपके लिए करेगा आपका टीचर बच्चों। तो उसी के लिए आपको सबसे पहले देखने होंगे लेक्चर्स जब आप देखेंगे आप बनाएंगे नोट्स, और उन्हीं नोट्स को, उन लेक्चर्स को सबसे पहले पढ़कर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं, जैसे कि हम लोग ला रखे हैं आपके लिए एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, अगर आपको साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी है। अदरवाइज माइंड मैप सीरीज, अगर आपको सीधा शॉर्ट फॉर्म में 11th का पूरा जो बैकलॉग्स है वो क्लियर करने हैं, तो आप हमारे साथ पहले क्या देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे। कभी भी फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर एज अ फ्रेशर पढ़ते वक्त आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आपकी हो गई। अब आपने नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स की रीडिंग लेनी है। इन नोट्स को पढ़ के आपको अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं हमारी एनसीईआरटी पे। मल्टीपल टाइम्स हम इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे इस पॉइंट पे। अब ऐसा है कि आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल का यूज करते हुए बहुत बार एनसीईआरटी पढ़नी है, और चीजें याद रखने के लिए एक्टिव रिकॉल का मेथड, जैसे कि मैंने बोला, यूज करना है। अब एक्टिव रिकॉल हम बोले तो क्या है कि बेसिकली आप एक चैप्टर का एक पेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप उसको बुक को बंद करेंगे और अपने दिमाग में सब सोचेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। अब लाइन टू लाइन आपको कॉन्सेप्ट्स एक पेपर पे लिख देना है, ब्लैंक पेपर पे, जो मैं हर बार बोलती हूँ बच्चों, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, आपका जो अटेंशन स्पेन है वो छोटा सा है, और आपका जो अटेंशन है कहीं और चला जाता है, और आप फोकस खो देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे होंगे, और आपका ब्रेन चैलेंज ले लेता है बच्चों बहुत आसानी से। और जैसे आप ब्रेन चैलेंज करेंगे, आपका पूरा अटेंशन एनसीईआरटी पे आ जाएगा कि हाँ ये चीज मुझे अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बाद में मुझे एक्टिव रिकॉल करते टाइम अच्छे से इसको पेज पे लिखना होगा। तो इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल का मेथड यूज करके फर्स्ट टाइम अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, और लिख भी लेंगे पॉइंटर्स में, सिर्फ वर्ड लिख देने हैं कि सबसे पहले हाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो ये आपको करना है। अब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जब भी अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको अपना माइंड रखना है एज एन एग्जामिनर। आपको कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में हर पैराग्राफ, हर लाइन से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। तो आप हर लाइन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब आप कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कैसे कर सकता है नीट में। अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, आपके दिमाग में धीरे धीरे कोई भी लाइन पढ़ते वक्त इंस्टेंटली क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ इससे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसका आंसर ऐसा आएगा। तो ये सब करके आप अपना खुद का मीनिंग क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। तो ऐसे ही करके आपको मल्टीपल रिविजन लेने हैं 7-8 बार, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा टाइमलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर आप जब एक्टिव रिकॉल टाइम लिखेंगे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ लिखना शुरू नहीं करना, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखेंगे, और उसी तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ बनते जाएंगे। तो इतना ज्यादा आसान रहेगा बाद में आपको चीजों को रिवाइज करने में। तो यहाँ पे आप एक साथ दो चीजें कर रहे हो। जब आप यहाँ पे अपनी रीडिंग, लास्ट रीडिंग जब कर रहे होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो आपको इस पास एक मिनी क्वेश्चन बैंक बन रहा होगा, जिससे आप फर्दर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में आखिरकार फोकस किन किन चीजों पे होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बोला, हर एक सिंगल वर्ड, हर एक सिंगल लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें, चाहे वो समरी हो बच्चों, चाहे वो पीछे वाले आपके क्वेश्चंस हो। अब हाँ, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हमारे नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको देखना चाहिए कि उन क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस बना के उठा के लिखे हुए हैं तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ही होंगे। तो आप उन कॉन्सेप्ट को पूरा नजर पे रखेंगे, ठीक है।
उसके अलावा आपको डायग्राम्स देखने ही देखने हैं, बट जो डायग्राम की लेबलिंग्स हैं वो भी बच्चों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने पीवाईक्यूज इतने सारे डायग्राम लेबलिंग्स पे देखे हैं। उसके अलावा टेबल्स तो देखनी ही देखनी है और अपने एग्जाम्पलर्स भी देखने हैं। तो हमने देख लिया है कि सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है एनसीईआरटी की, पैराग्राफ प्लस ये सब। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है बच्चों जैसे कि हमें पता है कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उस पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे कि 4999 में आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है प्लेटफॉर्म का वो मिल सकता है, और वो ऑफर आज एंड हो जाएगा बच्चों। अगर आपको कोड यूज करना हो अनलॉक यूज कर सकते हैं, या फिर मैम का कोड TAN18 यूज कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें अनअकैडमी। अगर हम बैचेस की बात करें बच्चों तो हमारे पास ऑब्वियसली ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच तो है ही, उसके अलावा टीन टाइटन्स है एंड वी हैव निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लेटफॉर्म का या फिर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसी के साथ हम आज का जो सेशन है बच्चों वो सम अप करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक एंड शेयर। उसके अलावा नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर देना, जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हो डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लेना। हमारी अभी माइंड मैप सीरीज चल रही है बच्चों, तो अगर आपको बहुत क्विकली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो, नोट्स चाहिए, तो आप वो माइंड मैप सीरीज जो कि बाउंस बैक सीरीज, उसके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस करेंगे। स्टार्ट हमने बेसिक से कर दिया है, सेल बायोलॉजी से, स्टार्टिंग की फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है उससे भी कर दिया है। एंड यस, इस सब के लिए आपको टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसको भी ज्वाइन करना होगा ताकि आपको नोट्स मिल पाए। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।